नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 16 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो होगा। ये पोंगल के कारण द हिंदू प्रकाशित नहीं हुआ था कल, इसलिए आज वो न्यूज़पेपर में नहीं है। आज न्यूज़पेपर नहीं आया था द हिंदू, इसलिए आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे। दो न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, दो में से किसी एक को, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। कई सारे बच्चे पूछते हैं हिंदी मीडियम के लिए कौन सा करें, तो हिंदी मीडियम के लिए आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट की कमी होती है। जनसत्ता के आर्टिकल तो नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं दोनों आर्टिकल, पहला और दूसरा दोनों आर्टिकल उसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन बाकी कंटेंट अगर आप करंट अफेयर के लिए ढूंढेंगे तो उसमें नहीं रहते, प्रचार बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से किसी एक को फॉलो कीजिए। मैं आपको रोज़ सुबह में करवाता हूँ, इसको कीजिए। ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर से मैं जीएस को जोड़ कर पढ़ाता हूँ। कल आपको पता ही है कि 68 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। एक चीज़ इस रिजल्ट से तय है कि अगर आप बीपीएससी का सही से तैयारी करते हैं, पहले क्या होता था ना, बीपीएससी 3 साल 4 साल 5 साल 4 साल लग जाते थे रिजल्ट देने में, है ना। तो वो प्रोसेस ख़त्म करके बीपीएससी ने बहुत ही अच्छा प्रोसेस एक बना दिया है, सिस्टम बहुत ही अच्छा बना दिया है। कल ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ है 68 का और कल रात को रिजल्ट आ गया है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना कि अगर आप 100% इस चीज़ को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, विश्वसनीय है ये, ठीक है। तो इस पर तन मन धन से लगिए और आपको 2 साल के अंदर ये जॉब दे देगा अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे, सही से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो ये तो तय होता है। वो भी ऑफिसर का जॉब मिल सकता है आपको। और धांधली सेटिंग इन सब का ज़माना थोड़ा सा चला गया है, आयोग से अभी तो कम से कम चला गया है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रिजल्ट आता है तो उसको लेकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि मोटिवेट होइए कि हाँ कोई सिस्टम सही बन गया है, अब मैं उस पर भरोसा करके एग्ज़ाम को दे सकता हूँ, दे सकती हूँ और पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सही तरीके से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते, देखिए क्या है आज का न्यूज़। पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है और मोदी जी ने ट्वीट किया था, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि हम फ्यूचर के रोड मैप पर भी बात कर रहे हैं और अपना जो स्ट्रेटजिक टाइज है, हमारे सामरिक रूप से हमारे जो संबंध है उसको भी मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो ईरान गए, ईरान के प्रेसिडेंट से मिले हैं और वहाँ पर वार्तालाप हुई है, अच्छा खासा बात हुआ है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, चाबहार के बारे में हम लोग समझेंगे, भारत ईरान थोड़ा सा संबंध को भी डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक रूप से हमारे अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा आज का जो अपना मुख्य न्यूज़ होगा, एक तो आर्टिकल डिस्कशन होगा जिसमें हम लोग 2023 के एक एक्ट को डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। उसके अलावा नीति आयोग का वेरी इंपॉर्टेंट, इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट आया है भारत को लेकर, जिसे बताया गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई है। उसको हम लोग डिस्कस करने वाले अच्छे से, और कुछ फैक्ट्स डेटा आज मैं डिस्कस करूंगा, अगले बार में इसके कॉज और इसके समाधान वगैरह सबको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और रेगुलर पढ़िए। मैं बार बार जब आपको कह रहा हूँ, रेगुलर 8 से 9 घंटे का रूटीन बनाकर पढ़िए। अगर आप जॉब में हैं तो उसी हिसाब से समय निकाल लीजिए, लेकिन अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो 70 बीपीएससी में आपको पता ही है 75% रिजर्वेशन का रूल भी लागू होगा। तो कठिन होगा वो आपके लिए, खासतौर से तब जब आप जनरल वर्ग के बच्चे हैं या किसी भी वर्ग के बच्चे हैं, ओबीसी ही क्यों ना हो आप। आपको ये पता होना चाहिए इस 75% के कारण से बीपीएससी देने वाले बच्चों की संख्या में बहुत भारी इजाफा होने वाला है। बिहार के हर एग्ज़ाम में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनकी संख्या में बहुत भारी इजाफा होने वाला है इस रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण से। तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आप सही से समझेंगे तो आपको यही एहसास होगा कि कंपटीशन ज़्यादा होगा, अब कम नहीं होगा। डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, ओके। चलिए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल क्या है आज का, देखिए क्या है आज का आर्टिकल। आपको पता होगा, अगर आपने 69 मेंस का पेपर देखा होगा तो मेंस के पेपर में 2 शब्द बहुत ज़्यादा तैर रहे थे। कौन से? एंड वर्ड जिसको कहा जाता है, अंतिम के शब्द। एक था प्रभाव, बार बार आपसे प्रभाव पूछा जा रहा था। दूसरा है क्या? आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसी पर आधारित है आज का आर्टिकल कि आपको पता ही है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 पारित किया गया है, तो उसके प्रभाव को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में 12 तारीख को ये आर्टिकल आया था, ओपन अप द प्लेइंग फील्ड, और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करने, बहुत सारे फैक्ट आएंगे, बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे, बहुत सारे एनालिसिस के पॉइंट होंगे। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा आप अंत तक, ओके। देखिए ट्राई के अनुसार क्या है। ट्राई के अनुसार जुलाई 2022 तक भारत 85.11% के टेली घनत्व के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में उभर चुका है। ट्राई के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े हम टेलीकॉम बाजार में से एक हैं, दूसरे, है ना।
देश की बढ़ती इंटरनेट व ब्रॉडबैंड पहुंच डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करती है और यह 5G के दौर में भी शामिल हो चुका है। आपको पता है कि अगले साल तक, मतलब इस साल तक 2024 में 5G को पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाएगा। पूरे देश में लगभग जिस तरह से 4G अभी काम कर रहा है उसी प्रकार से 5G काम करेगा। आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस को सही से ऑब्जर्व नहीं करते हैं दूर बैठ कर के तात्पर्य क्या है। आप इमेजिन कीजिए 2016 से पहले आपकी लाइफ में इंटरनेट का प्रभाव और 2016-17 के बाद आपके लाइफ में इंटरनेट का प्रभाव। 2016 क्या है? वो वर्ष है जब भारत में 4G को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। आप देखेंगे बिल्कुल ही अलग तरीके का इकोनॉमी उभर कर आ गया है। स्टार्टअप, एडटेक, यूट्यूब पर पढ़ते हैं आप, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऐप के थ्रू पढ़ते हैं। कैसे संभव हुआ? 4G के थ्रू संभव हुआ। तो जब 5G इंप्लीमेंट हो जाएगा तब तो फिर आप आने वाले समय में क्या बोलोगे कि 2024 से पहले की दुनिया और 2024 के बाद की दुनिया आप कंपेयर करोगे इंटरनेट के मामलों में। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेट का स्पीड और इंटरनेट की पहुँच और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। दूर दूर तक, गांव के ग्रामीण प्रदेशों तक हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच होने वाली है और भी तेज़। अभी जैसे अगर मैं गांव जाता हूं तो वहां से यूट्यूब वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पीड 4G का बहुत कम है। 5G का स्पीड कम होते हुए भी इतना स्पीड रहेगा कि आसानी से आप 1 GB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ जब संभव होगा तो क्या होगा, इंटरनेट और भी लोगों तक पहुँचेगा, हाई स्पीड इंटरनेट। ओके, दिसंबर 2023 में बहुप्रतीक्षित दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू किया गया, जिसमें आवश्यक मोबाइल नेटवर्क को साइबर खतरों, अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक सुदृढ़ सुरक्षा विकास को प्राथमिकता दी गई है। किसमें? तो दूरसंचार अधिनियम 2023 लागू किया गया है। आपको पता ही है कि भारत के लिए आचार संहिता, जो IPC CRPC में बदलाव किया गया, उसके बाद से दूरसंचार अधिनियम को लागू किया गया है। ये 2 मुख्य कानून रहे विंटर सेशन में, है ना। तो एक तो आपसे CRPC IPC पर आधारित एक सवाल पूछ चुका है, भारत के जो कानून संहिता बनाया गया उस पर मेन से पूछा है आपसे, है ना। और दूसरा दूरसंचार अधिनियम बाकी है। तो ये 70 BPSC में पूछ सकता है। UPSC अभी जो होने वाला है अगले साल जो होगा 2024 का मेंस, उसमें भी पूछ सकता है ये सवाल। भारत में दूरसंचार का इतिहास क्या है? ऐतिहासिक रूपरेखा देखें तो अंग्रेजों के ज़माने से ये सब चीज़ें शुरू होती है। और भारतीय दूरसंचार क्षेत्र, जिसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार 1950 के रूप में 3 कानूनों द्वारा आकार दिया गया है। एक परिवर्तनकारी कानून विकास से होकर गुजरा है। ये तीनों कानून बहुत पुराने हैं और भारत में बहुत पुराने समय से ये लागू हैं, लगभग 150 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं इन कानूनों को, है ना। टेलीग्राफ तार के गैर कानूनी कब्जे संबंधित 1950 के अधिनियम को हाल ही में नियामक अनुकूलशीलता पर बल देते हुए निरसन और संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और 1950 वाले अधिनियम में भी हमने निरस्त कर दिया है। उसके बाद से जो 1885 वाला अधिनियम था उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। कब? तो 2023 ईस्वी में। ओके, नियामक प्राधिकरण टैरिफ विनिमय में सहायक रही ट्राई अधिनियम 1997 ने ट्राई और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT दोनों की स्थापना की है। हालांकि लाइसेंसिंग प्राधिकरण को केंद्र सरकार ने ही तो बनाए रखा गया है। लाइसेंस कौन अभी भी जारी करता है टेलीकॉम को लेकर? तो आपने सुना होगा कि 4G स्पेक्ट्रम का बंटवारा हो रहा है, 5G स्पेक्ट्रम का बंटवारा हो रहा है, स्पेक्ट्रम में घोटाला भी हो गया था, है ना। तो ये सब कुछ क्या है? लाइसेंस देने का काम अभी भी कौन करती है? तो भारत सरकार ही करती है स्पेक्ट्रम को लेकर। स्पेक्ट्रम मतलब होता है एक निश्चित बैंडविड्थ दिया जाता है जिसमें कंपनियां काम करती हैं, दूरसंचार की कंपनियां, है ना। लेकिन नियामक कौन है? रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? तो ट्राई है। और इस बॉडी को रखा गया टेलीकॉम के लिए रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर। सामान्य लोग ट्राई को ही ज़्यादा जानते हैं। 1885 का अधिनियम और प्रौद्योगिकी के विकास में क्या है? मूल रूप से टेलीग्राफ सेवाओं को नियंत्रित करने वाला टेलीग्राफ अधिनियम 1885 जो आसन्न रूप से प्रत्यास्थी रहा है, वर्ष 2013 में टेलीग्राफी युग की समाप्ति तक बना रहा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, वीडियो, वास्तविक समय प्रसारण को शामिल करते हुए 1885 के पूर्व के अधिनियम ने आधुनिक दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना जारी रखा। जैसे 1G जब आया था उसमें केवल कॉलिंग होती थी। 2G में आप टेक्स्ट मैसेज करते थे, याद कीजिए, मैसेज फॉरवर्ड करते थे, मैसेज का पैक भी आता था उस समय, एक ज़माना था। उसके बाद से फिर 3G आया, उसके बाद से 4G आया। अब वॉइस, इमेज, अब रियल टाइम में टेलीकास्ट वगैरह जो देखते हो आप, लाइव का कॉन्सेप्ट 3G में आसानी से नहीं हो सकता था क्योंकि रियल टाइम में ये नहीं कर सकता था। 5G में और भी ज़्यादा रियल हो जाएगा, जहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी की हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर मेटावर्स की हम लोग बात करेंगे। मेटावर्स एक अलग ही दुनिया है, डिजिटली दुनिया है जिसमें आप घर में बैठे बैठे रहते हैं, उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, मेटावर्स।
मेटावर्स कभी सर्च कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा, है ना। कोई कोचिंग की क्लास नहीं जाएगा, मेटावर्स के थ्रू कोचिंग क्लास में बैठकर पढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप सच में कोचिंग में बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? प्राधिकरण और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण अनिवार्य है। मौजूदा लाइसेंस उनकी अनुमति अवधि 5 वर्ष तक वैध बने रहते हैं। स्पेक्ट्रम आवंटन उपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, उपग्रह सेवा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर स्पेक्ट्रम की नीलामी को माध्यम से सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व उपग्रह आधारित सेवा जो होते हैं, इनको छोड़कर बाकी स्पेक्ट्रम को हम लोग बेच देते हैं कंपनियों को कि आप किसके लिए यूज़ कीजिए, इंटरनेट वगैरह के लिए यूज़ कीजिए। सरकार के पास फ्रीक्वेंसी रेंज का पुनः उपयोग करने का अधिकार है। वह स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग व सरेंडर की अनुमति देते हैं। कौन देता है? भारत सरकार। आपको स्पेक्ट्रम लीज कर सकता है, आपसे आप ले सकते हैं, आपको सरेंडर करने की भी अनुमति दे सकता है। आपका स्पेक्ट्रम का नीलामी जो है वो भी सस्पेंड कर सकती है। कौन? तो भारत सरकार। ये सब उसको शक्तियाँ दी गई 2023 के एक्ट के द्वारा। अब 2023 के एक्ट में एक और अनोखा चीज़ को जोड़ा गया है। कौन सा अनोखा चीज़ है वो? सैटेलाइट इंटरनेट प्रावधान। आपको पता है कि आने वाले समय में अभी जो आपको इंटरनेट मिलता है टावर से, वो टावर से नहीं मिलकर सैटेलाइट से इंटरनेट का आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इसका क्या तात्पर्य है? जैसे अभी जो आप अमेरिका में या ब्रिटेन में या दूर कहीं चीज़ों को लाइव देखते हो या फिर आप वीडियो कॉल करते हो विदेश से बैठे हुए, तो क्या वो सैटेलाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं? नहीं, वो इंटरनेट के केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है। समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, जिस केबल के थ्रू हम लोग जुड़कर क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। आने वाले समय में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर बात भी हो रहा है। जैसे वनवेब, स्पेस एक्स के स्टारलिंक, जियो, अपने देश में जो जियो है उसने भी वनवेब क्या है? तो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। स्टारलिंक ने तो बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च भी करना शुरू कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए था। स्टारलिंक करीब में 3600 से ज़्यादा उपग्रहों को लॉन्च करेगा पूरे दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। अब स्पेस एक्स और स्टारलिंक और ये सब चीज़ें हैं, ये क्या बेनिफिट करेगा भाई? तो टावर का रेंज जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन सैटेलाइट का रेंज जो होगा वो काफ़ी हद तक दूर दूरस्थ के क्षेत्रों को भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए भी यानी कि भविष्य को देखते हुए ये कानून 2023 का बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। निगरानी और निलंबन शक्तियाँ। सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा, आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर संदेश को रोकने, मैसेज को रोकने, उनकी निगरानी करने, ब्लॉक करने की शक्ति भी 2023 के अधिनियम में दिया गया है। इस अधिनियम के खामियां और इसके खूबियां दोनों आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आलोचना कर सकते हैं किसी की। बिना किसी को जाने कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी खराबी होती है। ठीक है, जब तक किसी को जानिए नहीं तब तक उसके बारे में आलोचना नहीं कर। वही है यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ कि पहले इस एक्ट को जान तो लीजिए, फिर तो इसकी कमियाँ आप निकालेंगे, है ना। सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे पर अस्थायी कब्जा किया जा सकता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोई ऐसा कंडीशन बन गया, आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, कुछ ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर आपदा से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जहां पर सरकार को क्या चाहिए? बुनियादी ढांचे पर अस्थायी कब्जा। बुनियादी ढांचे का मतलब यही सब चीज़ें होती हैं। विनिमय और मानक। केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण अवसंरचना के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। यह अधिनियम ट्राई अधिनियम 1997 में संशोधन करता है और केवल अनुभवी व्यक्तियों को अध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। अब ट्राई में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी अध्यक्ष व सदस्य बना दो। केवल जो उस क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति होगा, केवल और केवल वही इसका अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं, आपको छप रहा है दिमाग में ये क्या क्या प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि अध्यक्ष के पास कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। उसके निदेशक मंडल के सदस्य किसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होना चाहिए? तो भाई उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह ट्राई सदस्यों की नियुक्ति के मानदंड में भी बदलाव करता है, जहां कहा गया है एक सदस्य के पास कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। प्रोफेशनल आपको उस क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आए फन्ने खां उनको बना दिया गया ट्राई का अध्यक्ष व सदस्य जिसको उस क्षेत्र का अनुभव ही नहीं है। ट्राई बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल के ज़माने में इंटरनेट और दूर संचार के बिना देश की इकॉनमी का पहिया घूम नहीं सकता है। अब उस प्राधिकरण में अगर कोई भाई भतीजा बात चलेगा तो फिर तो सत्यानाश ही होगा ना। तो उस सत्यानाश को रोकने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि ट्राई के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अब निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है। जरूरी थोड़ी ना कि अनुभवी सारे लोग सरकार में ही बैठे हुए हैं, कोई निजी क्षेत्र में भी अनुभवी व्यक्ति होंगे उस क्षेत्र के, जिनका 25 वर्ष 30 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। पेशेवर अनुभव की बात हो रही बात बार, तो उनको हम अध्यक्ष और सदस्य में नियुक्त कर सकते हैं ट्राई को। ठीक है। डिजिटल भारत निधि व ओटीटी सेवाएं, अब ओटीटी को लेकर भी हमने किया है। आपको पता है एक ज़माना था किसका, तो दूरदर्शन का, फिर आया ज़माना केबल टीवी का, उसके बाद आया डीटीएच का, अब किसका ज़माना आ गया है, अब आया है ओटीटी का। अब लोग कनेक्शन एयरटेल और इन सब का लेते हैं तो ओटीटी उसके साथ ज़रूर लेते हैं। टीवी पर भी चलता है ओटीटी, आपने देखा होगा। तो ओटीटी के लेकर भी भारत सरकार ने कुछ विनिमय कर दिया, यूट्यूब के लिए भी किया गया है। ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि के रूप में बनाए रखा गया है, जहां अनुसंधान और विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ओटीटी सेवाओं को दूर संचार अधिनियम से बाहर रखा गया है, उनका विनिमय संबंधित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के अंतर्गत आता है। ओटीटी अधिनियम आपसे यही स्टेटमेंट पूछ लेगा। ओटीटी अधिनियम को दूर संचार अधिनियम के तहत ही रखा गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का बोलोगे नहीं, उसको डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के अंतर्गत रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। कानूनी अपराध व दंड विधेयक आपराधिक नागरिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं का अनाधिकृत प्रावधान शर्तों का उल्लंघन शामिल है। दंड के अंतर्गत जुर्माने से लेकर कारावास तक शामिल है। अधिनिर्णय निर्दिष्ट अधिकारियों समितियों द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय वर्ष 2020 के भारत चीन सीमा संघर्ष के बाद आरंभिक रूप से स्थापित प्रावधानों को कानून में एकीकृत किया गया है, जो संभावित रूप से प्रतिकूल देशों से दूरसंचार उपकरण का आयात को रोकने पर बल देता है। वैसे देश जिन पर हमें शक है या जिनके साथ हमारे तनाव चल रहे हैं, उनसे आप दूर संचार से संबंधित उपकरण के आयात को नहीं कर सकते हैं, हम रोक लगा देंगे उसके ऊपर, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट होता है। अमेरिका जैसे देश ने हुआवे बेहतरीन फ़ोन बनाती थी। हाँ, फ़ोन अच्छा होता था उसका, बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बनाती थी, आईफोन के टक्कर का फ़ोन बनाती थी। उसको बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि वो चीन की सरकार जो है उसके समर्थित कंपनी है वो। हाँ, उसके बहुत सारे ऐसे लूप होल पाए गए उस कंपनी में, जहाँ पर ये शक था कि वो अपने सारे डेटा चीनी सरकार को प्रोवाइड करवा देती। चीन के मैक्सिमम कंपनियां प्रोवाइड करवाती है डेटा अपने गवर्नमेंट को, इसलिए वैसे देश जिन पर हमें शक होगा, जिनके साथ हमारा विवाद होगा, वहाँ से दूर संचार उपकरण वगैरह हम लोग नहीं मंगाएंगे। ओके। दूर संचार अधिनियम 2023 के गुण और दोष कौन से हैं? अब इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। नए प्रतिमानों की ओर बदलाव। दूर संचार अधिनियम 2023 पिछले अधिनियम से एक उल्लेखनीय प्रस्थान का प्रतीक है, जिन्हें अब मानव मशीन संचार के विकसित परिदृश्य को समायोजित करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। आने वाले समय में मानव के बीच में ही संचार नहीं होगा, मानव और मशीन के बीच में भी संचार होगा, मशीन और मशीन के बीच में भी संचार होगा। ठीक है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने नए जमाने का नया एक्ट बनाया है। विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी का नेविगेशन। यह अधिनियम संचार प्रौद्योगिकी पीढ़ियों को नेविगेट करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वॉइस, मैसेज, कॉल, इंडस्ट्री 4.0 जैसे नवाचार को शामिल किया गया है। वियरेबल्स का मतलब होता है ऐसे टेक्नोलॉजी जिसको आप पहनते हो, जैसे स्मार्ट वॉच और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संचार के भविष्य में AI, IoT, क्वांटम कंप्यूटर जैसी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आगे की ओर कदम। दो महत्वपूर्ण संभवतः नज़रअंदाज किए गए उद्देश्यों पर बल दिया गया है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऋणग्रस्त उद्योग अवसंरचना को उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने पर भी शामिल है। स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकी तटस्थता। अधिनियम उचित रूप से स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकी तटस्थ की वकालत करता है, जहां यह स्वीकार किया गया है कि दूरसंचार सेवाओं का प्रौद्योगिकी प्रकार द्वारा परिभाषित नहीं किया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ इसकी खासियत हैं, ऊपर भी मैंने इसके कुछ खासियत बताए हैं आपको। बहुत सारे भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रखकर इस एक्ट को तैयार किया गया है। ओके। अब इसी में देखिए अगला पॉइंट क्या है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार के नए प्रवेशकों के पास वाणिज्यिक शर्तों पर बुनियादी ढांचे तक गैर भेदभावपूर्ण और गैर विशिष्ट पहुंच होनी चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए नियामक अभिसरण भी हमने एक बना दिया है। एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ यह अधिनियम नियामक अभिसरण के महत्व पर बल देते हुए दूरसंचार व इंटरनेट के अभिसरण को संबोधित करता है। ओके। और इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी खूबियों खामियों को ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और पीटी मेंस दोनों में इससे जुड़े हुए सवाल की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आपके लिए। अगला न्यूज़ है नीति आयोग से संबंधित। मैंने आपको पहले ही बताया था
इंडियाज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट डाउन टू 11.28%। 2022-23 में 29.17% था 2013-14 में, यानी कि पूरे 10 वर्षों में 13-14 से 2022-2023 कितना परसेंट आ गया है? ये था 29%, यहाँ पर लगभग में 30 मान लीजिए। 30 से हम कहाँ पर लेके आ गए हैं? 11.28%। किसका रिपोर्ट है ये बंधुओं? तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग का। किसका है? तो नीति आयोग का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट क्या होता है? इसमें हम पॉवर्टी को अलग अलग आयामों के साथ, इंडिकेटर्स के साथ हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। पॉवर्टी का सीधा सा मतलब बीपीएल नहीं होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होता है, ठीक है। पॉवर्टी का मतलब होता है, अब मान लीजिए बीपीएल का हमने पैमाना रखा हुआ है 6000 पर मंथ, मान लीजिए एक बार को कि 6000 पर मंथ जो लोग भी उससे कम कमाते हैं वो सब के सब बीपीएल के तहत आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत आएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जो 6500 पर मंथ कमाता है उसका जीवन में क्या क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा? संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? वो भी तो एक तरह से गरीब ही है। 500 रुपये आय ज़्यादा होने के कारण उसको हम गरीब नहीं मानेंगे क्या? इसी तरह की चीज़ों को हमने क्या किया? हमने बोला कि गरीबी को निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम है कि कौन गरीब है। ख़ास तौर से विकासशील देशों में, डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं वहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी पाया जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी का हिंदी मुझे मत पूछिएगा, भी मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी पाया जाता है डेवलप्ड कंट्री में, जैसे स्वीडन है। मान लीजिए वहाँ पर पर्सन आय है, हर एक आदमी उस देश का 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। मान लीजिए एक बार को 5 लाख पर मंथ कमाता है। एक आदमी है जो 4.5 लाख या 4 लाख या 3 लाख पर मंथ कमाता है, उसको हमने बोला कि भाई तुम उस देश के हिसाब से गरीब हो। रिलेटिव कंपेयर किया हमने। जबकि अपने देश में आएगा तो अपने देश के हिसाब से गरीब नहीं होगा। अपने देश में विशुद्ध गरीबी पाई जाती, विकासशील देशों में। अपने देश में भारत नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पर बेसिक जो चीज़ें होती हैं जीवन गुजारा के लिए, वो भी जब संभव नहीं हो पाता है तो उसी को हम बोल देते हैं कि ये विकासशील देशों वाली पॉवर्टी है, जहाँ पर बहुत ही हद तक, बहुत ही बड़े स्तर तक इस तरह की पॉवर्टी पाई जाती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें हमने क्या किया है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषण, इन सभी के आधार पर हमने क्या किया है? मल्टी डायमेंशनल के आधार पर पॉवर्टी को इंडिकेट किया है। तो अब इसमें देखिए जरा ध्यानपूर्वक कुछ डेटा को। ये डेटा पहले तो ध्यान में रखना है। 55.36% था कब? 2005-06 में। 2013-14 में 29.17%, 15-16 में 24.85%, 19-21 में 14.96%, तो 22-23 में प्रोजेक्टेड है 11.28%। अब इसमें क्या दिखा आपको? इसमें एक ट्रेंड दिखा आपको कि हम सही कदम उठा रहे हैं पिछली गवर्नमेंट से लेकर इस गवर्नमेंट तक, जिससे हम कम से कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम कम कर पाए हैं। दूसरा क्या निकल के आ रहा है? दूसरा ये निकल कर आ रहा है कि इस बीच में 14.96% से 11.28% के बीच में 2020 और 21 ईस्वी में भयानक कोरोना का वेव था, जिसमें गरीब लोगों के भी ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उनका रोज़गार छीन गया, लोगों की आय कम हो गई। उस शौक को भी हम क्या करके झेल गए, और फिर भी हमने अपनी नीतियों को सही तरीके से रखा, जिसके कारण से क्या हुआ? 19-21 के तुलना में 22-23 में गरीब लोगों की संख्या कम हुई है, न कि बढ़ गई है। इतना चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपको खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्या क्या इसमें पॉइंट है, उसको दिखाता हूँ मैं। द शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सीधी सी बात, इतना अंग्रेजी में कहा जाना, 11.28% पर आ गया है 29.17% से। नीति आयोग ने मंडे को बोला, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। इन एब्सोल्यूट नंबर नीति आयोग एस्टिमेटेड ए टोटल ऑफ 24.82 करोड़ पीपुल एस्केप फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर। पिछले 9 वर्षों में, अब हिंदी में समझ लीजिए थोड़ा सा, 24.82 करोड़ लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर किया है। आधा यूरोप और पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर यूरोप के पॉपुलेशन को आप देखने जाएंगे तो यूरोप का पॉपुलेशन पूरा मिला के 25 करोड़ है नहीं, 24.82 करोड़ यानी 25 करोड़ नहीं होगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उसके जो लास्ट जनगणना हुआ तो उसके हिसाब से 20 या 22 करोड़ के आसपास है। बांग्लादेश का भी उतना ही है।
तो एक पूरे के पूरे पाकिस्तान को अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम गरीबी से बाहर निकाल कर ले आए। 9 वर्षों की बात हो, पिछले 9 वर्षों के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि अच्छी नीति है। ठीक है, आगे बढ़ें। स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, अब देखिए किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी को कम किया गया। बिहार ने 53% सुधार किया है अपने गरीबी में। उत्तर प्रदेश, अब देखो गरीबी में सुधार कहाँ पर होगा, जहाँ पर गरीब लोग होंगे वहीं तो गरीबी में सुधार होगा ना, है ना। देखिए स्टेट लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल क्लासिफाइड एज पुअर बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीमारू जिनको कहा जाता था, इसमें बिहार आता था, मध्य प्रदेश आता था, उत्तर प्रदेश आता था, उड़ीसा आता था, है ना। तो इसमें से बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, गरीबों को कम किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये याद रहेगा आपको। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये ऐसे राइटिंग से लेकर मेंस में जीएस के आंसर से लेकर पीटी के फैक्ट से लेकर हर चीज़ में यह काम आने वाला है आपके। और अगर इसको ध्यान से नहीं किया आपने तो मेंस में आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आ जाएगी इससे संबंधित, और पूछा ही जाएगा इस तरह की चीज़, है ना। चलिए अगला देखिए क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप किस आधार पर निकालते हो भाई। इसमें 12 बड़े इंडिकेटर हैं, 12 इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है, वही कि किस किस आधार पर निकाल रहे हो। 3 मेजरली इंडिकेटर रखेगा। अब 3 के अंदर ही बड़े बड़े हैं। पहला कौन सा है, पहला है हेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन, सही से सुन लेना ध्यानपूर्वक। तीसरा कौन सा है, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इन 3 के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, मुख्य रूप से हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकालते हैं। अब इसी 3 के अंदर में अलग अलग इंडिकेटर हैं, 4-4, इससे क्या हो जाता है 12 इंडिकेटर बन जाए। क्या 12 आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक आइडिया होना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं रैंकिंग। ये 3 ध्यान में रहेगा और ये रैंक ध्यान में रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए क्या है। अब इस रिपोर्ट में एक चीज़ और कहा गया है कि गरीबों को कम करने का जो दर रहा वो 15-16 से 19-20 के बीच में, 19-21 के बीच में ये कम हो गया। और 2005-6 से 2013-14 के बीच में गरीबों को कम करने का रेट बहुत तेज़ी था। फिर 15-16 के बाद थोड़ा सा रेट बढ़ा भी, लेकिन शुरुआत में ये कम था। उसके बाद इसमें बताया गया कि बहुत सारे डेटा के आधार पर नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को निकाला है। फैमिली हेल्थ सर्वे का भी सहारा लिया है। उसके अलावा हमने किससे सहारा लिया है, तो ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उसके बाद से यूएनडीपी, इन दोनों के भी टेक्निकल इनपुट को हमने शामिल किया है। उसके आधार पर हम लोगों ने इस रैंक को तैयार किया है। एसडीजी का जो टारगेट है अपना, एसडीजी में कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, गरीबी की संख्या को कम करना है, भूखमरी को कम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी में सुधार करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको भी हम लोग अचीव करने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब अगर राज्यवार देखें तो कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। राज्यवार के हिसाब से क्या बोला गया है कि 13-14 से 22-23 के बीच में बिहार रिकॉर्डेड ए 53% ड्रॉप फ्रॉम 56.3% शेयर ऑफ एमपीआई पुअर 2013-14 से 26.59% इन 22-23। 26.59% पॉपुलेशन बिहार की अभी भी गरीबी रेखा में रह रही है। लेकिन 13-14 में कितना था, 53%। 53% से अगर ड्रॉप देखेंगे तो लगभग 50% का हमने क्या किया है, 53% का हमने ड्रॉप किया है। कहाँ, तो इसमें 13-14 में 56% था, आई थिंक, हाँ 1 सेकंड रुक जाइए, 56% था, 56.3% था। और अभी कितना हो गया है, 26.59%। लगभग में हमने 53% का ड्रॉप किया है किसमें, पॉवर्टी में। 53% का ड्रॉप आया है बिहार में पॉवर्टी में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। ठीक है, पहले अगर 100 लोग गरीब थे तो उसमें से घटा दीजिए तो इतने लोग अब गरीब रह गए। 26.59% आबादी अभी भी अपने बिहार की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आती है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है, नहीं आनी चाहिए। ओके, इसी प्रकार से झारखंड के लिए भी बोला गया है कि उसने भी 50% के करीब में ड्रॉप किया है। उसके बाद से बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का 42.59% था 13-14 में, वो 17.4% पर आ गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में।
तो इन सभी चीज़ों को ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिकेटर्स को देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा 3 को ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका कि वही बोला गया है कि क्राइसिस कैन इम्पैक्ट इंडियाज 80% सॉरी अटक गया था मैं थोड़ा, 80% ऑफ एक्सपोर्ट टू यूरोप टेक्स प्लेस वाया रेड सी। अभी लाल सागर के थ्रू जो हमारे यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें 80% का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इकॉनमी पर। क्यों? क्योंकि लाल सागर में अमेरिका, यूरोप और हूती लोग भारी तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से लड़ मर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। पूरे दुनिया का फूड चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं कौन लोग? तो यही ये हूती विद्रोही और अमेरिका, यूएस, ठीक है, और अमेरिका और ये सब लड़ रहे हैं। अब इसी संबंधित में एक और न्यूज़ है। क्या है न्यूज़ वो? तो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये तो अपना एक आपका एस्टिमेट हो गया। अगला न्यूज़ को देखेंगे तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। क्या है वो? ये मोदी जी वाला नहीं। मोदी जी ने बोला है कि स्टोरी ऑफ राम इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वेलफेयर ऑफ पुअर। ठीक है भाई, अच्छी बात है मोदी जी। जयशंकर जी कहाँ गए हैं? ईरान गए हैं, और ईरान में उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। जयशंकर ईरान डिस्कस चाबहार रेड सी अटैक्स। क्यों? हूती विद्रोही जो हैं, इनको कौन सपोर्ट करता है? ईरान। इस्लामिक देशों का एक बैठक हुआ था गाजा पर अटैक के पश्चात, जिसमें सब ने बोला कि इस्लामिक देशों ने कुछ नहीं किया। इन देशों ने बहुत ही अच्छे से प्लान किया। सऊदी अरब के बगल में देश है यमन। सऊदी अरब जब तक नहीं चाहे तब तक वहाँ से कोई अमेरिका के जहाज़ पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब को सब प्रोटेक्ट करता है अमेरिका, है ना। और ईरान ने हूतियों को छोड़ दिया रेड सी में खुला, जाओ अटैक करो। अब वो ईरान समर्थित हैं और बहुत ही भारी स्तर पर अटैक कर रहे हैं। इतने भारी स्तर पर कर रहे हैं, कल भी उन्होंने यूएस के एक जहाज़ को मारा है। पानी वाले जहाज़ पर अटैक करते हैं। और इससे क्या होता है? शिपिंग जो कंपनियां होती हैं, देखिए सरकार भले ही एक बार को क्या कर सकती है, रिस्क ले सकती है, लेकिन जो शिपिंग कंपनी है वो जल्दी रिस्क नहीं लेगी। अब अगर वो रिस्क नहीं ले रही है, इसका क्या तात्पर्य होगा कि वो बोले कि हम लॉन्ग रूट से ले जाएंगे, पूरा अफ्रीका पार करके हम ले जाएंगे नीचे से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वस्तुओं के सामान में दाम जो है, वो सामान के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। जिस लाल सागर के थ्रू शिपिंग कॉस्ट आधा हो गया था। सुएज कनाल कब बना था? जब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में सुएज कनाल बना था, सुएज नहर। उसके कारण से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉस्ट यूरोप और अमेरिका से आधा हो गया था लगभग में, क्योंकि लगभग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती थी। इसलिए सामान सस्ते तरीके से भारत से यूरोप और यूरोप से भारत, एशिया से यूरोप, यूरोप से भारत और भारत से अमेरिका पहुंच रहे थे। अब शिपिंग कंपनियों को ज़्यादा तेल खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन का खाना लेकर जहाज़ पर बैठना पड़ेगा, तो कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, अगर ये चलता ही रहा तो। अब इन चीज़ों से निपटने के लिए हमारे विदेश मंत्री कहाँ गए? तो वो गए ईरान। वहाँ पर इब्राहिम रईसी से मिले और ईरान के विदेश मंत्री से मिले, बातचीत किया कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा बंद कीजिए, आप दूसरों पर अटैक कीजिए, हमारे ऊपर मत कीजिए। अब भारत और ईरान के संबंध को ज़रा डिस्कस कर लेते। देखिए क्या सब ईरान गए हैं, अब कुछ चीज़ों पर और भी चर्चा हुआ होगा। क्या क्या चर्चा हुआ है? इब्राहिम रईसी जी के जो कब्रगाह के पास में अटैक हुआ था, इब्राहिम रईसी ने भाई, कौन थे वो? कमांडर हासिम सुलेमानी, ईरान के कमांडर। उनके कब्रगाह के पास में जो अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे ईरान के लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बारे में हमने थोड़ी सी सांत्वना दी भाई कि हमें दुख हुआ। और गाजा में यकीन मानिए नरसंहार चल रहा है। मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ, ना तो इजराइल समर्थित हूँ ना गाजा समर्थित। अन्याय कहीं पर भी होता है तो बोलना चाहिए। बहुत ही भारी स्तर पर नरसंहार जिसको बोलते वो चल रहा है। एक देश है दक्षिण अफ्रीका, जिसने इजराइल के ऊपर में केस कर दिया। एकमात्र देश निकला जिसके पास गट्स था। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे देश जो अफ्रीका के हैं, जो औपनिवेशिक दौर में शिकार रहे हैं, वो लोग मिलकर इजराइल पर केस कर रहे हैं। इन देशों ने मांग की कि भारत को भी हमारा साथ देना चाहिए था। राष्ट्रमंडल सदस्य हैं ये सब के सब। राष्ट्रमंडल देशों का नाम सुना होगा, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, मैं कनेक्ट करता हूँ।
तो राष्ट्रमंडल के सदस्य नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका ने केस कर दिया इजराइल के ऊपर कि ये क्या कर रहे हो, आप बहुत ही गलत कर रहे हो, और इनको कोर्ट में घसीट कर ले गए हैं इजराइल को। आने वाले समय में कुछ आपातकालीन आदेश आ सकते हैं जिसके द्वारा वॉर हो सकता है कि रुक जाए, लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत भी इनके साथ है। आपको पता है कि ये सब गरीब देशों ने मिलकर एक गुट बनाकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन जर्मनी ने इजराइल को समर्थन दिया और बोला कि इजराइल सही कर रहा है। उसके बाद नामीबिया ने जर्मनी को उसके द्वारा किए गए नरसंहारों को गिना दिया कि आपने कौन कौन से नरसंहार किए थे। आपको पता होगा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जब दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी बातों को रख रहा था तो उसका लाइव प्रसारण यूरोप के, अमेरिका के मैक्सिमम टीवी चैनल्स ने नहीं किया, न्यूज़ चैनल्स ने नहीं किया, लेकिन जब इजराइल ने अपना बयान जारी किया इंटरनेशनल कोर्ट में तो उसका सभी ने प्रसारण किया। निष्पक्ष मीडिया एक सपना बन चुका है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, देखने को निष्पक्ष होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए भारत और ईरान संबंध को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या चाबहार बंदरगाह के लोकेशन को भी देखेंगे हम लोग। चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक अस्थायी सीधी पहुंच है। एक बात और मैं बताता हूं, क्यों चाबहार शुरू किया, क्योंकि करंट न्यूज़ में था कि जयशंकर जी ने चाबहार पर और रेड सी अटैक पर, हूती वगैरह पर बातचीत की है। यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान, अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसर के प्रवेश द्वार के तौर पर माना जाता है। चाबहार बंदरगाह, ये देखिए यहाँ पर है चाबहार। यहाँ से हम यहाँ पूरा इस क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं। यहाँ पर भारत समर्थित बनाया गया है और अफगानिस्तान को भी हमने जोड़ा हुआ है, बहुत सारे सेंट्रल एशिया देशों को भी जोड़ा हुआ है। कांडला पोर्ट यहाँ पर गुजरात में, यहाँ से कुछ घंटों की दूरी पर है। ये यहाँ पर ग्वादर है जो चीन के सपोर्ट से बन रहा है। यहाँ पर एक भारत में ओमान के पास हमने एक पोर्ट को अपने समर्थित बनाया हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार व्यापार के संबंध पाकिस्तान के महत्व को कम करता है। यह भारत को समुद्री भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल परिवहन पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत अफगानिस्तान में जा सकता है बिना पाकिस्तान में जाए हुए। यहाँ से अफगानिस्तान, ये सब घूम के आ जाओ गाड़ी से, है ना। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की गति प्रदान करेगा, जिसमें दोनों रूस के साथ प्रारंभिक हस्ताक्षर करता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, रूस में है, से मुंबई, इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें ईरान, रूस, भारत सब शामिल हैं। ओके, ईरान इस परियोजना का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह अरब में चीनी अनुपस्थिति का मुकाबला करेगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये देश है ना, ये वाइट वाला पानी है, ठीक है। ये देखिए भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ ईरान होते हुए यहाँ से यहाँ तक हम लोग सामान लाने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ गलियारा, ओके, इसको भी ध्यान रखिए। 12 सितंबर 2021 पर बातचीत शुरू हुई थी। 12 देश इसमें शामिल हैं, बहुत सारे देश शामिल हैं, सॉरी। अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया सब इसमें शामिल हैं। 7,200 किलोमीटर लंबा है, लेकिन केवल बातचीत ही हो रही है, तब से कुछ हुआ नहीं है इस पर। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। और भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है। इस मार्ग से मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या था? कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मास्को, तेहरान, बाकू, अस्त्रखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापारिक संपर्क को बढ़ाना था। बाकू किसका कैपिटल है? अजरबैजान का कैपिटल है। ये सब याद होना चाहिए। वर्ल्ड मैप सामने चिपका लीजिए, सुबह से शाम में कम से कम एक बार देख लीजिए उसको सही से, सारे देश आपको याद हो जाएंगे। अब भारत और ईरान संबंध क्या है? भारत और ईरान संबंध का कालक्रम स्वतंत्रता से पहले फारसी साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य के बीच प्राचीन काल से घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध थे। 1947 से भारतीय स्वतंत्रता विभाजन से पहले तक दोनों देश सीमा साझा करते थे। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो डायरेक्ट आप भारत से ईरान जा सकते थे। स्वतंत्रता और विभाजन के साथ भारत ने ईरान को भौगोलिक निकटता खो दी। ईरान पाकिस्तान के नए राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश था। 1965 युद्ध के दौरान 71 में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1979 तक शाह रजा पहलवी के कार्यकाल के दौरान क्यों समर्थन किया था? क्योंकि ईरान में अमेरिका के समर्थन से सरकार चलती थी और अमेरिका पाकिस्तान का पिछलग्गू बना हुआ था उस समय, है ना। भारत और ईरान के बीच संबंध मधुर रहे। दोनों देश शीत युद्ध के विरोध के पक्षों में थे, परंतु जब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की तो ईरान पश्चिमी शिविर में शामिल हो गया था। उसके बाद आएंगे आयतुल्ला खुमैनी, इस्लामिक रेवोल्यूशन होगा, तख्ता पलट होगा,
सारे के सारे लोगों को वहाँ पर भगा दिया जाएगा और नए तरीके के शासन तंत्र स्थापित होंगे ईरान में। 1971 युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र को उपयोग करने की अनुमति प्रदान की ईरान ने, परंतु 1998 में मजार शरीफ में 11 ईरानी राजनयिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान से ईरान का मोहभंग हो गया। मजार शरीफ एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर 11 ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी गई। उसके बाद से ईरान का मोह भंग हुआ पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ अच्छे संबंध कायम होने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने 1974 में ईरान का दौरा किया। इसके बाद से भारत ईरान के बीच में तेल व्यापार शुरू हुआ। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति द्वारा राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार होना शुरू हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी से पहले के युग और आयतुल्लाह खुमैनी के बाद के युग, ईरान के पूरे इतिहास को आप 2 भागों में बांटकर देख सकते हो। ठीक है, ईरान फारस, आपने नाम सुना होगा, फारस देश इसी को कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया गया और ईरान का भौगोलिक स्थिति इतना बेहतरीन है ना कि ये भौगोलिक स्थिति के कारण से दुनिया के किसी भी देश के दबाव में जल्दी आता नहीं है। ठीक है, अमेरिका को सीधा टक्कर देता है यार ये देश। 1990 दशक के बाद की स्थिति 2001-2003 में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए तेहरान नई दिल्ली घोषणाओं पर हस्ताक्षर किया गया। भारत अमेरिका परमाणु समझौते बातचीत के बाद अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर ईरान और भारत एकमत हैं। भारत के ईरान का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। पीओके संबंधित अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए, उसके अलावा पाकिस्तान को दूसरी तरफ से घेरने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? ईरान का समर्थन चाहिए होता है। ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति पर है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है और बहुत बड़े स्तर पर हम लोग ईरान से तेल वगैरह की खरीदारी करते थे जब तक इस पर सैंक्शन नहीं लगा हुआ था। अभी भी खरीदते हैं लेकिन कम खरीदते हैं। 18-19 से भारत ने $12.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल आयात किया। कारण अमेरिका से मिलने वाली सिग्निफिकेंट डिडक्शन एक्सेप्शन छूट का खत्म होना है, इसके कारण से हमने किया था। इसके तहत यूएसए ने भारत और कुछ अन्य देशों को बिना किसी प्रतिबंध के ईरान से कच्चे तेल आयात करने की अनुमति दी थी और उसके बाद ही हम लोग यूएस से अनुमति के बाद हम आयात करते थे। यूएस ने जब ईरान को सैंक्शन किया तो हमने भी उससे संबंध खत्म कर दिए थे। आपको पता होना चाहिए। हम बोलते हैं विदेश नीति हमारी स्वतंत्र है, लेकिन कई जगहों पर हम बहुत ही गलत तरीके से हम क्या करते हैं तो प्रदर्शन करते। उसका उदाहरण था ईरान के साथ हमारे संबंधों को कमज़ोर करना। भारत और ईरान से तेल आयात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति देता है। भारतीय रुपये में हम भुगतान करके तो वहाँ से क्या करते, तेल आयात करते हैं। कनेक्टिविटी परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परागमन गलियारी योजना 2003 में शुरू की गई, जिसे 2016 में सहमति दी गई थी। सामरिक रक्षा संबंध भी है। पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग, चाबहार बंदरगाह पर भी हम लोग सामरिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से हम क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। वर्तमान में भारत ईरान का व्यापार परिदृश्य देख लीजिए। ईरान ने 2022-2023 में भारत से लगभग 10 लाख टन सुगंधित चावल का आयात किया। हम चावल उसको भेजते हैं, जो देश से 4.5 मिलियन टन के कुल बासमती निर्यात का 20.35% है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 19-20 में ईरान के साथ भारत का व्यापार तेजी से गिर गया है। आयात मुख्य रूप से ईरानी क्रूड 18-19 में $13.53 बिलियन की तुलना में 90% गिरकर $1.4 बिलियन। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। 19 से पहले व्यापार संतुलन जो ईरान के पक्ष में था, कच्चे तेल के आयात को रोकने के बाद धीरे धीरे भारत के पक्ष में हस्तांतरित हो गया है। ईरान को व्यापार घाटा होता है क्योंकि ईरान अब हमसे ज़्यादा खरीदता है, हम ईरान से कम खरीदते हैं। आगे की राह क्या है? आगे की राह में दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे हूती विद्रोहियों को नहीं उकसाना चाहिए, भारत के जहाज़ों पर अटैक नहीं करना चाहिए। ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। रिजल्ट आया है तो उस लिस्ट में आपका भी नाम आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ता है उसके लिए गुरु। दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके PDF में नाम आता है। PDF में नाम लाना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।